Good evening, everyone. My name is Vinay Joshi, and today we will be discussing the previous year questions which has been put up in the paper of NAIB Tehsildar in 2016. And the subject we are picking is geography. And what we have observed कि अगर नैब तहसीलदार के पेपर के अंदर जैसा कमीशन ने लिखा है कि 30 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ हिमाचल जीके, 50 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ करंट अफेयर्स and rest of the 40 questions will be asked from the domain of general studies, but this pattern has been really observed. और जो 50 क्वेश्चन करंट अफेयर से लिखा गया है कमीशन द्वारा, उसमें से हम देखते हैं कि कमीशन पूछता 30 ही क्वेश्चन है, और जहां की जो दूसरा पार्ट है हमारा जनरल स्टडीज का, वहां से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जनरल स्टडीज में आपको पता है सब्जेक्ट कौन से, ज्योग्राफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट है, गांधीयन थॉट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट है। तो इतने सारे सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हमने लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था और नैब तहसीलदार में देखा था सन 2014 में जब एनटी का पेपर हुआ, वहां ज्योग्राफी से 19 सवाल पूछे गए, लेकिन 2012 में 2 ही सवाल आए। तो मींस कोई सेट पैटर्न है कि किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मींस जस्ट टू बी एट सेफर साइड यू आर सपोज टू प्रिपेयर एवरी सब्जेक्ट इन इट्स एंटायरिटी। आप ऐसे नहीं सोच के जा सकते यार हिस्ट्री छोड़ देते, बाकी तो 5 मेरे स्ट्रॉन्ग है, और उस साल आपकी किस्मत खराब और हिस्ट्री से 20 सवाल आ जाए। ठीक है, तो हम इफ एंड बट्स पे नहीं जा सकते। इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन, हमने हर डोमेन को अपना बहुत सशक्त करके जाना है। सेम जैसे ज्योग्राफी में अगर 60 क्वेश्चन जनरल स्टडीज में आए हैं, तो ज्योग्राफी से सन 2016 में 15 सवाल आ गए, और आप देखोगे बड़ा हाई नंबर है। लास्ट टाइम 2014 के अंदर 19 सवाल थे, बड़ा हाई नंबर है। तो इन्हीं 15 सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे और तेजी से डिस्कस करते चले जाएंगे। आपके पास जो आंसर फाइल है ये आपके पोर्टल के ऊपर सिविल स्टैप हिमाचल आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और सिविल स्टैप हिमाचल के अंदर आपको नैब तहसीलदार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा, और वहीं पे ही आपको इसके डिटेल आंसर की भी मिल जाएगी। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहला सवाल इंडियन ज्योग्राफी से है, पॉपुलेशन से पूछा गया सवाल है कि इंडिया की हाईएस्ट लिटरेसी कहां पर है। आपको भी पता है कि भाई हाई लिटरेसी मिजोरम में भी है, केरला में भी है, और अगर आइलैंड्स में देखा जाए तो लक्षद्वीप में है, पौंडीचेरी में है। ये हाई लिटरेसी वाले एरियाज हैं, लेकिन नॉट लक्षद्वीप, ये हाई लिटरेसी वाले एरिया है। अब ये हाई लिटरेसी वाले जो एरिया है वो वाली स्टेट पूछी नहीं है, 4 नई स्टेट बता दी है जिनके बारे में ऑर्डर वाइज आपको नहीं पता था। स्टेट कौन सी देखो, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड। जनरली हमें लगता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के मैप को देखा जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाई लिटरेसी होगी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाई लिटरेसी नहीं है, मिजोरम में हाई है, बाकी जगह एवरेज ही लिटरेसी है। तो अगर हम देखें तो एज पर डेटा जो मैं अभी आपको कोड भी करूंगा, सन 2011 के सेंसेक्स के बेसिस पे ही सवाल पूछे जाते हैं। इन सब में जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज उत्तराखंड, बहुत हाई लिटरेसी है। तो करेक्ट आंसर इज सी। डेटा देख लेते हैं 2011 के सेंसेक्स के। ये कहता है मणिपुर में नियरली 80% है, मेघालय में नियरली 75% लिटरेसी है, लेकिन आप देखोगे सिक्किम में 82%, और आप देखोगे उत्तराखंड में 87.6% लिटरेसी। मेल लिटरेसी देखो 94.3, तो बहुत हाई लिटरेसी रेट है उत्तराखंड में। तो ये ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो, एक मैं आपको बात बताता हूं, 15 में से 10 सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, वो हर बच्चा करके आएगा, हर एवरेज बच्चा करके आएगा। लेकिन जब कट ऑफ क्लियर करनी होती है ना, तो आपने देखो आसान सवाल गलत करोगे 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो कि मैं देखता आ रहा हूं कि लोग कहते हैं यार मेरे को नॉलेज बहुत है, टफ क्वेश्चन करके आ जाता हूं मैं, लेकिन आसान तो गलत करके आते हो ना। अगर आप आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मींस आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने आसान तो 100% करने, आपने टफ क्वेश्चन भी क्रैक करने, क्योंकि अगर कट ऑफ लेट सपोज लास्ट टाइम एनटी की कट ऑफ वाज 78 आउट ऑफ 120, जो एवरेज बच्चा होगा उसके आ रहे होंगे 72, 73, 74, इस रेंज में 50 बच्चे होंगे, 50 हजारों बच्चे होंगे। लेकिन जो कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा 77 टू 80 के बीच में भी हजारों बच्चे होंगे, तब जाके कट ऑफ कहीं 78 पॉइंट समथिंग सेटल हो। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जिसने बिल्कुल क्लीन शॉट में पेपर को क्वालिफाई करना है, उसको चाहिए कम से कम 90 मार्क्स। तो मींस आपको एवरेज बच्चे से टफ क्वेश्चन ज्यादा ही करने हैं। तो ये वो टफ क्वेश्चन है। टफ इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा पूछ रहा है कि लिटरेसी शब्द ही नहीं पता था, वहां पे प्रिसाइजली आपको नहीं पता था। पता होगा सबको हाई लिटरेसी कौन से, लो लिटरेसी का है, प्रिसाइजली नहीं पता कि इन चारों में कौन सा हाईएस्ट है। और यहीं पे मेक इट और ब्रेक इट है कि जो सिलेक्टेड है उसके यही 2 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होंगे, जिसके उसको 1.5 से 2 एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, और जिससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आपने आसान के अलावा अगर 15 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, इफ 10 आर सिंपल, कम से कम 2 से 3 कठिन सवाल करने थे।
ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आप करोगे तो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अच्छे सही करके आओगे एक एवरेज बच्चे के मुताबिक, मींस आपकी सिलेक्शन होगी। तो इस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये होती है स्ट्रैटेजी जिससे पेपर को क्वालिफाई किया जाता है। तो इसमें सी इज द करेक्ट चॉइस। चलो, ये पूछता है कि हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड, ये किसी को भी नहीं आता होगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा ये कंपनी है। रिसोर्सेज जब हम पढ़ते तो हम कहते हैं कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो कोयले को निकालती है। इस कोयले को निकालने वाली कंपनी में से एक कंपनी है वेस्टर्न कोलफील्ड। ये कोलफील्ड क्या करती है, कोयले को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। तो ये सही आंसर था, नागपुर। वडोदरा नहीं हो सकता, अलवर नहीं हो सकता। टेक्निकली देखो ना, यहां तो कोयला ही नहीं निकलता। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो आपको पता चलेगा कोयले की माइनिंग कहां पे इंडिया में। तो ना तो मुंबई में कोयले की माइनिंग, ना वडोदरा, ना अलवर है। तो इन दो जगह तो हेडक्वार्टर नहीं हो सकता। नियरेस्ट होते हैं मुंबई और नागपुर। मुंबई क्यों? क्योंकि जनरली मोस्टली कंपनियों के हेडक्वार्टर मुंबई होते हैं। तो ये दो क्लोज हो सकते थे फिर भी, जिसमें आप चांस लेते हो। इसको बोलते हैं स्मार्टली आंसर को क्रैक करना। एटलीस्ट कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है इन दोनों में से ऑब्सोलीट करके आप 50-50 पे तो आ जाओगे, तो कुछ चांसेस होंगे ठीक होने के। समझिए मेरी बात। तो इस तरह से हमने चीजों को अप्रोच करना होता है। देखिए थर्ड, द प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड एज मलनाड एंड मैदान। बहुत सरल सवाल है, आप लोगों ने जरूर किया होगा कि इंडिया में अगर प्लेट्यू को देखा जाएगा तो डेक्कन प्लेट्यू के लोअर वाले पार्ट को बोला जाता है मैसूर प्लेट्यू, या बेंगलुरु जहां पर है मैसूर प्लेट्यू। उसी मैसूर प्लेट्यू में मलनाड और मैदान दो शब्द हैं। मैं आपको हमारे नोट्स के एक्सर्ट भी दिखाता हूं। तो ए इज द करेक्ट पॉइंट कि ये जो मलनाड और मैदान है ये कर्नाटका की शब्दावली है। मैसूर प्लेट्यू को बोला जाता है। तेलंगाना प्लेट्यू उसका पार्ट नहीं है, छोटा नागपुर नहीं है, मालवा नहीं है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे नोट्स के ही एक एक्सर्ट मैंने निकाला है, जिसमें बताया है कि कर्नाटका प्लेट्यू को मैसूर प्लेट्यू भी बोला जाता है। और यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, मलनाड और मैदान। मलनाड मीन्स का मतलब है हिली एरियाज, मैदान का मतलब है मैदान, आपको पता ही है समतल वाला इलाका। क्लियर? तो सिंपल सवाल था, मुझे लगता है कि ये आना चाहिए, लेकिन आमतौर पे बच्चों को नहीं आता। इनफ्लुएंट ड्रेनेज, बंगार सॉइल, दुआब आर द फीचर ऑफ। दुआब जो शब्द है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, अच्छा आप लोगों ने मेरी एक हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें जो लोग बिगनर हैं, आप लोग जो लोग इसको देख रहे होंगे वो जनरली वो लोग होंगे जो वेटरन से, जिन्होंने तैयारी कर ली, बस एनालिसिस देख रहे हैं। आपके जो जानकार हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको सही गाइड करो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पार्शियल तैयारी में होंगे और उनका तैयारी करने का तरीका भी सही नहीं रहा होगा। इसके लिए आप हमारे स्ट्रेटेजी वीडियोस देखो, जिसमें आप देखो कि तैयारी करने की सही लय क्या होती है, क्योंकि प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। जो मैं बार बार बोलता हूं, प्रोसेस से चलोगे तो जल्दी रिजल्ट निकलेंगे और श्योरिटी भी ज्यादा होगी, रिजल्ट निकलेंगे। ऐसे ही प्रोसेस में होता है। आपकी एनसीईआरटीज को तरीके से 6 to 10 पढ़ के बेस बनाओ। इसके लिए हमारी एक आरंभ सीरीज चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटीज फ्री ऑफ कॉस्ट 6 to 10 ऑल द सब्जेक्ट्स आपको एक बेस बना के दे रहे हैं, ताकि आपका एचएएस आईएएस क्लियर होने की संभावना अधिक होगी। आपका बेस बहुत सॉलिड होगा। फ्रॉम द सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव उसमें एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। उसी एनसीईआरटी को मैंने अभी ज्योग्राफी खत्म किया है, बाकी टीचर्स भी आके उसी को पढ़ाएंगे। तो मींस तकरीबन 40 लेक्चर होने वाले, 35 to 40 लेक्चर्स, जिसमें एनसीईआरटी की बहुत साउंड बेस बन जाएगा। तो उसी बेस में मैंने बताया था दुआब जो शब्द इस्तेमाल होता है वो पंजाब के अंदर इस्तेमाल होता है। दो नदियों के बीच में जो इलाका होता है उसको दुआब बोलते हैं, बहुत फर्टाइल होता है दो नदियों के बीच में। तो दुआब कहीं पर भी इस्तेमाल होगा, समझ लो पंजाब की बात हो रही। बंगाल सॉइल हमारे प्लेन्स के सारे पार्ट है, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, सब जगह जो है बंगाल सॉइल है। इनफ्लुएंट ड्रेनेज वो ड्रेनेज होता है जिसको जब इसमें बोलते हैं कि आपका पानी एक ही जगह में भरने लगता है, लो लाइंग बेसिन होता है, पानी निकल के बाहर नहीं जाता। तो पंजाब में भी फ्लड आते हैं, क्यों? क्योंकि वहां सतलज इस तरह से बिखर जाती है, फैल जाती है, जैसे आसाम में ब्रह्मपुत्रा फैल जाती है। तो इनफ्लुएंट ड्रेनेज बनाब दुआब किस जगह के फीचर हैं? ये फीचर है इंडो सतलज प्लेन के। दुआब शब्द यूज होता है कैसे? एक मैंने डायग्राम हुआ है, दो नदियों के दुआब के बीच का नाम रखा जाता है। नाम रखने की प्रक्रिया क्या होती है? लेट सपोज एक तरफ चेनाब है ना, और एक तरफ रावी है, तो इसका नाम क्या होगा? छछ, CHR। एक तरफ सी से स्टार्ट हो गया चेनाब, आर से रावी, छछ दुआब, CHR, छछ दुआब। तो आप देखो नाम कैसे, रचना दुआब, चेनाब और रावी के नाम पे रखा गया। छछ दुआब झेलम और चेनाब के नाम पे रखा गया। आप देखोगे बारी दुआब, बारी दुआब मींस ब्यास और रावी के नाम पे रखा गया। एक दुआब है बिस्ट दुआब, ब्यास और सतलज के नाम पे रखा गया। तो मींस दो नदियों के नाम को कंबाइन करके, क्लब करके फिर दुआब का नाम रख दिया जाता है। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है दुआब का। क्लियर?
देखो, एक ट्राइब से क्वेश्चन है, ट्राइब से अनुमान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हिमाचल के अंदर देखेंगे, लास्ट सीरीज में भी हमने देखा ट्राइब से सवाल पूछा गया था। यहां पूछा गया है कि एक टोडा ट्राइब है, ये कहां की ट्राइब है? अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए, टोडा ट्राइब नीलगिरी हिल्स की ट्राइब है। नीलगिरी हिल्स 3 स्टेट में है, थोड़े से तमिलनाडु में है, थोड़े से कर्नाटका में है, थोड़े से केरला में है। यहां ऑप्शन केरला दिया है। अगर तीनों दिए होते तो फिर बड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन केरला दिया है तो केरला इज द अप्रोप्रिएट चॉइस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच रिवर बेसिन हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? इन रिवर में से कौन सा कैचमेंट एरिया ज्यादा है? अगर आप इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे तो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर इज गोदावरी। 1400 से ज्यादा लेंथ है, तकरीबन 1500 किलोमीटर की लेंथ है, तो गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर। एनसीईआरटी कहती है 9वीं क्लास की, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण गंगा बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ में सबसे बड़ी रिवर है गंगा, जिसका 25% हिंदुस्तान का ड्रेनेज बेसिन लेके बैठी है। ऐसे ही साउथ का सबसे बड़ी जो रिवर है वो है गोदावरी, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोलते थे। उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है डेट इज महानदी, और सॉरी डेट इज कृष्णा। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट है डेट इज नर्मदा। उसके बाद है महानदी और कावेरी, तकरीबन बराबर लेंथ की, एक 800 की है, एक 750 की। तो ये इनका ऑर्डर है। लॉन्गेस्ट साउथ में गोदावरी, कृष्णा, ये दो लॉन्गेस्ट है। ऑलराइट, तो ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा गोदावरी, कृष्णा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर विल बी कृष्णा, क्योंकि गोदावरी ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब आगे मैं लेंथ ऑफ द रिवर भी दिखाऊंगा एक जगह। ये ड्रेनेज बेसिन देखो, गंगा का ड्रेनेज बेसिन 25% हिंदुस्तान के ड्रेनेज बेसिन जितना है। फिर देखो इंडस का ड्रेनेज देखो कितना जबरदस्त है। ऐसे ही दिस इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गोदावरी, दिस इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ कृष्णा। कृष्णा और गोदावरी का तकरीबन बराबर है, तकरीबन, नॉट नेसेसरली बहुत ज्यादा। नर्मदा का ड्रेनेज बेसिन बहुत ज्यादा नहीं है। ड्रेनेज बेसिन कैसे डिफाइन किया था जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई, तो मैंने बोला ड्रेनेज बेसिन वो बेसिन है जहां से रिवर अपना पानी इकट्ठा करती है। ये से गंगा का ज्यादा है, गोदावरी का ज्यादा है, कृष्णा का ज्यादा है। नर्मदा की लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन ड्रेनेज बेसिन बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। क्योंकि नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, तो आसपास बहुत दूर से पानी नहीं ला पा रही। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, तो बहुत दूर से पानी नहीं ला पाएगी। इन दो पहाड़ों की श्रृंखला के बीच में नर्मदा चल रही है, तो यहां इसका ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा नहीं। क्लियर? तो यहां नर्मदा ऑप्शन ड्रेनेज बेसिन वाइज बहुत ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है, लेंथ वाइज बड़ी, बेसिन वाइज बड़ी नहीं। बेसिन मींस बहुत दूर दूर से ट्रिब्यूटरीज आ रही है, बहुत लंबी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, ऐसा नहीं है। नर्मदा इज नोन फॉर इट्स शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज सिंस इट इज फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंज। क्लियर? चलिए, विच वन ऑफ द सिटी रिसीव्स मैक्सिमम मिनिमम एवरेज रेनफॉल? पेचीदा सवाल है ये। क्वेश्चन है जिसको मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा। जैसे टफ कैटेगरी के अगर क्वेश्चन देखने होंगे ना, तो ये तो सब हल्के क्वेश्चन है, आसान सवाल है। ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, क्योंकि ये आसान नहीं था कि कोई करेक्ट कर पाता। ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये नहीं कर पाया। आउट ऑफ 15 5 या 6 टफ आएंगे। इनको जो करेगा ना उसका सिलेक्शन होगा। जो इनको भी, जो सरल वालों को गलत करा है, वो तो मान के चलो कि उसका सिलेक्शन नहीं है ना, तो उसकी अभी तैयारी पूरी तरीके से ठीक है एंटी के लिए। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपने इस समय प्रेजेंट टाइम के अपने लेवल को भी जान सकते हो कि आप कितनी दूर हो पेपर से क्लियर करने के लिए। डन है जी? अब देखो, अब इसमें आपको क्या दिमाग लगाना था, आपको पूरे हिंदुस्तान के पता ही नहीं होगा कि कहां पे कौन सी रेनफॉल कितनी हो रही है, लेकिन यहां पे फिजिकल ज्योग्राफी वाइज समझो। अब मैं लोकेशन बता रहा हूं। भोपाल कहां पर है? भोपाल एक फॉरेस्टेड एरिया है। इट इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, बहुत रेनफॉल होती है। रायपुर देखो, छत्तीसगढ़ में, यहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल है। तो इन दो जगहों पे क्यों रेनफॉल ज्यादा है? क्योंकि जब हम बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच नर्मदा और तापी वाली रिफ्ट वैली के बीच में से फ्लो करती हुई भोपाल, जबलपुर, रायपुर में जाके टकराती हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में टकराती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन यही है। तो ये दोनों एरियाज हाई रेनफॉल एरियाज में आते हैं, हिंदुस्तान के फॉरेस्टेड एरियाज में से आते हैं। तो ये दो तो नहीं हो सकते टेक्निकली। अब दो क्लोज हैं, हैदराबाद और लखनऊ। लखनऊ में देखो, ये हमारी अरेबियन सी ब्रांच गंगेटिक वैली में एंटर करती है, लखनऊ में बारिश करती है। हैदराबाद की अगर आप लोकेशन देखोगे, जब तेलंगाना की फॉर्मेशन हो रही थी, तो हैदराबाद इस जगह पे है, तेलंगाना प्लेट्यू के ऊपर है। तेलंगाना इज अ ड्राई प्लेट्यू। तेलंगाना में बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं है। तेलंगाना बनता है रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। पीछे, वेस्टर्न घाट के पीछे है, बारिशें कम है, यहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती, रेन शेडो एरिया। तेलंगाना इज नोन फॉर इट्स ड्राउट, सूखा पड़ता है वहां पे, और उसी के पास में हैदराबाद है। इसीलिए वहां पे इरिगेशन के द्वारा पानी दिया जाता था। जो पुराने नवाब है, निजाम है हैदराबाद के, उन लोगों ने लेक्स क्रिएट करी है, आर्टिफिशियल लेक बनाई, क्योंकि रेनफॉल लेस एरिया है ये।
तो इन सब में जो सबसे कम बारिश होती है दैट इज हैदराबाद। टेक्निकली आपने इस आंसर को ब्रेक करना था, ये है टफ आंसर, इसको दिमाग लगा के तोड़ना पड़ता, फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। क्लियर? ये देखो यहां कहीं हैदराबाद है, यहां कहीं रेन शेडो एरिया, डेक्कन प्लेट्यू का रेन शेडो एरिया, तेलंगाना प्लेट्यू बोला जाता है इस हिस्से को, ये ड्राई एरिया है, यहां ज्यादा बारिशें नहीं होती है। Which among the following the easternmost location? I will consider this as also a tough question. लोकेशन पूछा है और बहुत क्लोज है ये ऑप्शन। आप देखो ये चार लोकेशन जो अभी हमने पहले देखे थे, ये कहते हैं इन चार सिटीज की लोकेशन का है। यहाँ पे कहीं लखनऊ है, यहाँ कहीं हैदराबाद है, जबलपुर यहाँ पे कहीं है, बेंगलोर सबसे इधर है। तो बेंगलोर तो हो नहीं सकता था, आपको लोकेशन वाइज पता है बेंगलोर इधर है, हैदराबाद इधर है, तो क्योंकि बेंगलोर वेस्टर्न पार्ट में है तो बेंगलोर तो पहले ही हट गया। दूसरी बात, जबलपुर भी इनके मध्य प्रदेश में भोपाल वाली साइड पे है, बैतूल प्लेट्यू में है, ये भी नहीं होगा क्योंकि बैतूल के बाद ही आपका तेलंगाना प्लेट्यू आता है। तो मींस क्लोज ऑप्शन अगेन वो लखनऊ एंड हैदराबाद, क्लोज ऑप्शन। अब इनमें से भी जो ईस्टर्न मोस्ट है दैट इज लखनऊ, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट। अगर आप थोड़ा सा मैप देखोगे तो आपको और आइडिया आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो क्योंकि मैंने बार बार मैप देखा है इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता था, हर किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस क्वेश्चन इन द कैटेगरी ऑफ टफ क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड। अब देखिए इसमें दिस इज लखनऊ सिटी एंड दिस इज द सिटी ऑफ हैदराबाद, थोड़ा सा डिफर, वही मैं कह रहा हूं टफ क्वेश्चन था, बहुत क्लोज था। इधर कहीं पे जबलपुर है और इधर कहीं पे आपका बेंगलुरु। देखो बेंगलुरु तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। क्लियर? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट अर्थ? कौन सी गलत है? ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, बिल्कुल ठीक बात है, बचाती है। बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट इन ट्रॉपिक, बिल्कुल सही बात है, ट्रॉपिक्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोले जाते हैं, एनवायरमेंट में पढ़ोगे आप ये बात। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन न्यूट्रिशन साइकिल, बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिशन को घुमाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत अहम रोल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही तो हैं जो डेड ऑर्गेनिक बीइंग को कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे केमिकल्स और न्यूट्रिशन में, जिसको प्लांट्स दोबारा से एब्जॉर्ब करके यूज कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो एक साइकिल चलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। नियरली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, रॉन्ग है। 29% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद लैंड, 71% इज बाय वाटर। तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यही पूछा गया था। डन, आसान सवाल की कैटेगरी है। लिथोस्फीयर क्या है? आसान सवाल की कैटेगरी है, हलवा सवाल है, टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वेटरन्स हैं जो इसको देख रहे हो। तो इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द इनर कोर है, नहीं है। पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर, नहीं। लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नहीं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, बिल्कुल ठीक बात है, ये लिथोस्फीयर होता है। देखिए ये दिस इज लिथोस्फीयर, क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट है लिथोस्फीयर। क्लियर? चलिए, इग्नियस रॉक कैसे बनी है? कूलिंग डाउन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, डिपोजिशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट, बिल्कुल नहीं। डिपोजिशन ऑफ प्लांट एंड डेड एनिमल, बिल्कुल नहीं। डिपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, बिल्कुल नहीं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा निकलता है वो लावा कूल डाउन हो जाता है, उस कूल डाउन से इग्नियस रॉक बनती है। दो कैटेगरी की होती है, लावा जमीन के ऊपर कूल डाउन हुआ तो उसका नाम रख दिया हमने बसाल्ट, जैसे कि एग्जांपल है अपना डेक्कन प्लेट्यू। लावा जमीन के नीचे कूल डाउन हुआ, उसका नाम रख दिया ग्रेनाइट, जो हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। डन, सरल सवाल की कैटेगरी। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? कुछ इंडिया के फेमस शहर हैं जैसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ लेक्स, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये कुछ पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, तो ये कुछ नाम है जो हमें पता होने चाहिए। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे चिप मेकिंग इंडस्ट्री भी है, यहाँ पे आईटी हब भी है, तो बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। धनबाद को क्या बोला जाता है? पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलो जी, विच रिवर इज कॉल्ड एज गंगेज ऑफ द साउथ? साउथ की गंगा, दक्षिण गंगा, 10वीं 9वीं क्लास एनसीईआरटी का सवाल है। गोदावरी इज कंसिडर्ड एज द गंगा ऑफ द साउथ बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप लेंथ देखोगे, इंडस 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र, अब ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है। क्यों? क्योंकि इंडस पूरी तरह हिंदुस्तान में नहीं बहती, थोड़ी सी बहती है, 719 किलोमीटर हिंदुस्तान में बह के फिर पाकिस्तान चली जाती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र मेजॉरिटी ये चाइना में आती है, इस तरह से नामचा बरवा से हिंदुस्तान में एंटर करती है और इतना सा पोर्शन सड़िया टू डुबरी हिंदुस्तान में ट्रेवल करती है। तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट। गोदावरी 1465, 1400, कृष्णा 1350, पौने 1400 जिसको है ना, 1376 किलोमीटर, यमुना, नर्मदा तकरीबन 1300। तो ये लेंथ ऑफ द रिवर्स, ठीक, ये आपको पता होनी चाहिए थी, आसान सवाल था। Which Indian state has the least literacy? सरल सवाल है, पता होना चाहिए था कि लीस्ट लिटरेसी, सॉरी यहाँ पे डी नहीं होता,
बिहार इज हैविंग द लीस्ट लिटरेसी, अरुणाचल इज हैविंग द सेकंड लीस्ट लिटरेसी। आपको 2011 सेंसेक्स का डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक नए सेंसेक्स नहीं आए। कौन से डेटा? 2011 के लिटरेसी, सेक्स रेशियो और आपकी एज वाला जो डेटा है, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये वाला डेटा, ये तीनों आपके पास जेब में होने चाहिए। क्लियर? ये देखिए, ये हमारे नोट से ही मैंने एक्सेप्ट निकाला फाइनली कि केरला की लिटरेसी देखो हाईएस्ट, लक्षद्वीप की लिटरेसी देखो, मिजोरम की लिटरेसी देखो हाईएस्ट है, और अगर हमारे उस वाइज देखा जाए यूटी वाइज तो लक्षद्वीप इज हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी। ऐसे ही लीस्ट लिटरेसी देखो बिहार, अरुणाचल सेकंड लीस्ट लिटरेसी, राजस्थान थर्ड लीस्ट, ये लोएस्ट मोस्ट है, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। क्लियर? चलो मूविंग एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतमाला क्या है? भारतमाला इज अ स्कीम। अब लोग कहते हैं कि यार मेंस का क्यों पढ़े एनटी के लिए? भारतमाला तो एक प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो उसी टाइम पे शुरू हुई थी जिस साल ये पूछा गया है। ये स्कीम है कि हमने बॉर्डर रोड कनेक्टिंग, एक आपको पता ही है हाईवे के लिए स्कीम होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, पूरे हिंदुस्तान में 4 बड़े कॉरिडोर बनाए गए हाईवेज के। हमें लगा अब और कॉरिडोर की जरूरत है जहां पे पोर्ट्स टू बाकी सिटीज को लिंक करना है, पोर्ट से रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, इन सबको कनेक्शन होना चाहिए। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल करने के लिए एक स्कीम निकाली गई जिसका नाम था भारतमाला परियोजना। ये यही काम करेगी, रोड एंड हाईवे कनेक्टिंग द बॉर्डर एंड पोर्ट्स ऑन कोस्टल लाइंस, उन सबको कनेक्ट करेगी भारतमाला परियोजना। ठीक है, इसी के साथ एक और था कि इसको नॉर्थ ईस्ट में भी कनेक्ट करेंगे। बहुत बड़ी स्कीम है, इसमें है कि आप कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा दोगे, सर्किट्स बनाओगे टूरिस्ट के, उनको भी कनेक्ट करोगे, तो मींस हाईवे बेस्ड डेवलपमेंट को पुश करोगे। ये एक स्कीम थी भारतमाला परियोजना। क्लियर? तो ये 15 सवाल हमने ज्योग्राफी के डिस्कस किए। नेचर देखा, 15 में से 5 सवाल टफ थे, 10 आसान थे। आपने एटलीस्ट जैसी कट ऑफ जा रही है 15 में से 12-13 सवाल तो करने ही थे। मींस जो बच्चा टफ क्वेश्चन नहीं करेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो आपको हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक, एवरेज क्वेश्चन सारे करके आ रहे हैं। हिमाचल में बच्चों का कैलिबर बहुत अच्छा है, हमारे साथ ही एक से एक तोड़ू बच्चे बैठे हुए। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों ने अपने कैलिबर को भी पुश किया है। तो आपने भी देखना है कि कैलिबर को लगातार पुश करना है, ज्यादा सोर्सेस पढ़ने हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, जहां पे लॉजिक्स लग सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस भी आए हुए थे, जो मैंने लखनऊ और हैदराबाद वाला 2 लॉजिकल क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को लॉजिक से तोड़ा जा सकता था। वेस्टर्न कोल्डफील्ड को लॉजिक से तोड़ा जा सकता था। तो मींस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि दुनिया की इनफाइनाइट नॉलेज लेके जाओगे तो पेपर क्वालिफाई होगा। यू नीड टू बी स्मार्ट इन योर एग्जामिनेशन। यही इसी को बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द स्मार्टनेस इन द एग्जामिनेशन। दिस इज द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर। ऑलराइट, चलो इधर सेशन खत्म करते हैं। एक हमारा और रह गया सेशन 2018 में एनटी में ज्योग्राफी के हाईवे सवालों को भी अपन लोग एक बार डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।